जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच शुरुआत किया गया था और नाउन के टॉपिक में ख़त्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा बचा है यूजेस। तो आज मैं नाउन के यूजेस के साथ में आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो अगर आप लोगों ने अब तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के इसके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लास है, ऐसे यहाँ पर प्रश्नों को ऐसे उठाया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा, बिना किसी देरी के। थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकैप कर लें कि अभी तक पुनः एक बार अवलोकन कर लें कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है नाउन में। जैसे हम लोगों ने नाउन पढ़ा तो नाउन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। नाउन में हम लोगों ने नाउन के प्रकार को पढ़ा। सबसे पहले तो हमने नाउन की परिभाषा को पढ़ा कि नाउन है क्या। तो नाउन क्या है? नाउन आप लोगों का हमने बताया था कि ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर, पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके बाद में हम लोगों ने और क्या देखा, इसमें हम लोगों ने नाउन के प्रकार को देखा। नाउन के प्रकार में हमने देखा कि नाउन 5 प्रकार का होता है। पर्सन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम लोगों ने देखा प्राचीन विभाजन के आधार पर, यानी ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। और जब हम लोगों ने न्यू इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा नाउन होता है वो केवल 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक तो प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। इस सब को हम लोगों ने उसमें पढ़ा और इनके एग्जाम्पल्स को देखा। फिर हम लोगों ने दूसरा देखा बेटा नंबर। तो नंबर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि नंबर की परिभाषा क्या है, नंबर कहते किसे हैं। ये तो मैंने बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो आप को एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराता है, वह नंबर कहलाता है। नंबर में जब हम लोग और आगे बढ़े तो उसमें हमने देखा कि नंबर 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जो हमारा सिंगुलर नंबर होता है उसकी परिभाषाओं को हमने देखा, एग्जाम्पल्स को देखा। प्लूरल नंबर देखा, उसकी परिभाषा को देखा और उसके भी एग्जाम्पल्स को देखा। इसके बाद में हम लोगों ने फिर देखा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, फिर हम लोगों ने वो सारे रूल को देखते हुए अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो में पहुंचते हैं, जिसमें हमने जेंडर पढ़ा। तो जेंडर में हमने देखा कि जेंडर होता क्या है और उसके साथ साथ जेंडर कितने प्रकार का होता है। तो जेंडर आप लोगों ने देखा कि जेंडर आपका 4 प्रकार का होता है, जबकि हिंदी में जब बात किया जाता है तो हिंदी में जेंडर आपका केवल 2 प्रकार का, यानी लिंग आप जो हिंदी में होता है वो केवल 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ 4 हो जाता है, मैस्कुलिन हो जाता है, फेमिनाइन हो जाता है, कॉमन हो जाता है और न्यूटर जेंडर हो जाता है। तो इन सब को हमने देखा। इन सब के कुछ नियम जो और अतिरिक्त नियम थे उनको भी हमने देखा। फिर हम लोग आ जाते हैं अगले वीडियो पर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि केस क्या है। केस के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा तो केस में हमने देखा कि जो केस होता है वो कारक होता है। ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों में पाया जाता है। जो कारक है, कारक में हमने देखा कि हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, उनके चिन्हों को भी देखा गया। और इंग्लिश में हम लोगों ने क्या सीखा बेटा कि इंग्लिश में कारक केवल 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें कौन कौन से थे, केस कौन कौन सा था? तो इसमें आपका नॉमिनेटिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था, उसके बाद में पजेसिव केस था और उसके बाद में आप लोगों ने देखा केस इन एड्रेस और फिर केस इन एपोजिशन। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग पहले के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं ना, वो इन समस्त वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का वीडियोज़ है। जो हमने पढ़ाया है बहुत ही बेसिक है। समस्त कंपटीशन की परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो
अब हम लोगों का रिकैप हुआ कंप्लीट, और आप लोग इस वीडियोस को देखने के बाद उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है या आपको वीडियो कैसे लगा, इस चीज़ को ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, मतलब नाउन का यूजेज, संज्ञा के प्रयोग। तो बेटा नाउन के जब हम यूज़ देखते हैं ना, तो नाउन के कितने प्रकार के यूज़ होते हैं, यानी यूजेज ऑफ नाउन्स में हम लोगों ने कितने प्रकार के यूज़ को देखा। देखिए संज्ञा का जो प्रयोग है वो अलग चीज़ है, संज्ञा का प्रकार अलग चीज़ है। तो नाउन का जो यूज़ है ये कितने प्रकार का होता है, देयर आर 5 यूजेज ऑफ नाउन्स। संज्ञा के जो प्रयोग होते हैं वो वाक्य में 5 प्रकार से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी संज्ञा को वाक्य में 5 प्रकार से 5 रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वो पांचों रूप कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, पहला रूप क्या है, सब्जेक्ट टू द वर्ब, मतलब क्रिया के कर्ता के रूप में। जैसे कोई भी क्रिया है, क्रिया को जो संपादित करने वाला है वही क्या है, कर्ता है। तो क्रिया के कर्ता के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्रिया के कर्ता के रूप में कर सकते हैं। जैसे देखिए क्रिया का कर्ता मतलब जो कार्य को संपादित करने वाला हो, तो हम लोग संज्ञा को ऐसे रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि मोहन कॉल्स मी नाउ, मोहन कॉल्स मी नाउ, जो ये वाक्य आपका है कि मोहन मुझे अभी बुलाता है, तो इसमें देखिए क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, कॉल्स है, और उसको कर कौन रहा है, मतलब बुलाने का काम कौन कर रहा है। तो बुलाने का काम कौन कर रहा है बाबू, ये आपका मोहन कर रहा है। तो यहाँ पर मोहन आपका क्या हुआ, मोहन आपका यहाँ पर हो गया नाउन, और वो भी क्या है, वो भी आपका सब्जेक्ट है, एक क्रिया का सब्जेक्ट है। इसके बाद हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, सीमा सिंग्स ए सॉन्ग, सीमा एक गीत गाती है। तो सीमा कैसी कौन क्या करती है, तो एक गीत गाती है। अब इसमें जो सीमा है बेटा, सीमा क्या करती है, गीत गाती है, काम हो रहा है गीत गाने का, कौन गा रहा है, तो सीमा गा रही है। तो सीमा शब्द यहाँ पर क्या है, सीमा शब्द आपका क्या है बेटा, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, सीमा शब्द सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और अंतिम वाला वाक्य देखते हैं, अभय प्लेज वेल, अभय क्या, अभय अच्छा खेलता है, काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो जो अभय शब्द है ये क्या कर रहा है, ये खेलने का काम कर रहा है और अच्छा खेलता है। तो यानी कि हमने देखा कि सीमा, अभय, मोहन, ये सभी क्या हैं, ये सभी सब्जेक्ट टू द वर्ब हैं, क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आशा है ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम दूसरे पर, दूसरे यूज़ पर। दूसरा यूज़ क्या है, दूसरा यूज़ हम लोगों का है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी कि क्रिया के कर्म के रूप में, मतलब नाउन को हम क्रिया के कर्म के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो क्या क्या है, आई बॉट ए बुक एस्टरडे, मैंने कल एक किताब खरीदा। अब कर्म क्या है ये आपको जब कारक वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक किताब खरीदा, क्या खरीदा भैया, तो एक किताब खरीदा। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो आपका बॉट यानी खरीदने का ही तो ऑब्जेक्ट है। तो वो आप लोगों का क्या है, बुक आपका यहाँ पर एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है। दूसरा देखते हैं, मोहन कैच फिश इन द रिवर, मोहन तालाब नदी में मछलियाँ पकड़ता है। देखिए मछली जो है, फिश जो है, ये एक ऐसा नाउन है जिसे आप सिंगुलर में भी ले सकते हैं और प्लूरल में भी ले सकते हैं। तो हम चाहे मछली पकड़ता है कहें, चाहे मछलियाँ पकड़ता है कहें, ये हमारा दोनों सही होगा। यहाँ पर फिश क्या है, फिश आप लोगों का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, तो तीसरा हमारा क्या है बेटा, तीसरा कह रहा है द फार्मर प्लोज हिज फील्ड, किसान अपना खेत जोतता है। तो किसान क्या करता है, किसान अपना खेत जोतता है, काम क्या हो रहा है, जोतने का, क्या जोतने का, अपना खेत। तो हिज फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब है, एक कर्म का है और वो भी क्रिया के कर्म के रूप में है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, अगला स्लाइड कह रहा है, अगला स्लाइड कह रहा है कि तीसरा जो नंबर हमारा प्रयोग होता है वो होता है ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, मतलब एक संबंध सूचक अव्यय के कर्म के रूप में। देखिए
कर्म जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट का भी, उसका वर्ब का भी होता है और प्रीपोजिशन का भी होता है। तो यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल में ही, यहाँ पर बेटा गोज होना चाहिए, ये आपका मिस हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर गोज होगा। तो ही गोज टू स्कूल, यानी वह विद्यालय जाता है। अब देखिए स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहाँ जाता है भैया, तो विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है, तो विद्यालय जाता है। और उसके पहले आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो देखिए जो यहाँ पर टू शब्द लिखा है ना, टू क्या है, टू आप लोगों का एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रीपोजिशन के बाद में प्रयोग हुआ, मतलब एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं सी इज़ डांसिंग इन द रूम। क्या है, सी इज़ डांसिंग इन द रूम। इसमें अगर हम देखें तो जो द रूम है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहाँ नाच रही है, वह कमरे में नाच रही है। तो कहाँ नाच रही है, कमरे में। तो ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा कि इन शब्द है ना, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में प्रयोग हुआ। फिर हम देखते हैं द कैट रन्स आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है। ये जो द रैट शब्द है बेटा, ये किसके रूप में है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। और इसके पहले आप देखते हैं एक शब्द लिखा हुआ है आफ्टर। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक अव्यय है। तो इस संबंध सूचक अव्यय के कर्म के रूप में यानी आफ्टर का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हमारा क्या है, इसमें सभी आप लोग देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो आप लोगों ने अगर पैसिव पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि ऐसे वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि पैसिव का एक रूल होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म नहीं होता है उनकी पैसिव नहीं बनती। तो इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट बेटा नहीं है। इन वाक्यों में फिर किसका ऑब्जेक्ट है, तो इन वाक्यों में आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर और इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, मतलब एक क्रिया के पूरक के रूप में, क्रिया के पूरक के रूप में। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं। पूरक पहले समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। जनरली आप किसी भी वर्ड को कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पूरक। और पूरक हम ऐसे शब्दों को कहते हैं ना, पूरक ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनके बिना वाक्य का अर्थ पूरा ना हो। जिनके बिना वाक्य का अर्थ पूरा ना हो उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, इन वाक्यों में हम लोगों को कॉमन मिल रहा है। जैसे दिस इज ए बुक। अब दिस इज ए बुक में जो ए बुक है, ए बुक आपका नाउन है और इसके पहले मतलब इज वर्ब है। तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है, क्योंकि अगर इस वाक्य में से हम ए बुक को हटा देना तो इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा। अगर हम दिस इज ए बुक वाले पार्ट इसमें से अगर हम इसको हटा दें ए बुक को तो इसका पूरा नहीं हो पाएगा अर्थ। ऐसे आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है। अब अगर मैं ए पेन को हटा दूं तो इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा। दे आर प्लेयर, वह खिलाड़ी हैं। यहाँ पर प्लेयर्स होना चाहिए बेटा, दे आर प्लेयर्स, वह खिलाड़ी हैं। तो इसमें देखिए इस वाक्य में भी अगर हम देखें तो इसमें भी अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा अगर प्लेयर शब्द को हटा दिया जाए तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो नाउन है ये एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग होता है। और विशेष बात ध्यान रखिए कि जब वाक्य की क्रिया बी वर्ब हो, कौन सी वर्ब हो, बी वर्ब हो, मतलब कि इज हो, एम हो, ठीक है, क्या क्या हो, इज बी वर्ब हो, जिसमें बी वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज या फिर वियर, ये इतनी क्रियाएं आपकी बी वर्ब में आती हैं। तो जब वाक्य की क्रिया बी वर्ब हो या फिर और क्या हो, या फिर हैव वर्ब हो, हैव हो, तो हैव में क्या क्या आता है, हैव में आपका आता है हैज़, हैव, हैव, हैड। अगर ये आपकी क्रियाएं हैं वाक्य की, तो अगर वाक्य की क्रिया इसमें से है और स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब कि इसके साथ में और दूसरी कोई भी क्रिया नहीं है,
तो यहाँ पर इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होना अनिवार्य होता है और ऐसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में केवल और केवल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो नाउन का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगले में क्या कह रहा है कि केस इन एपोजिशन मतलब समानाधिकरण कारक के रूप में भी प्रयोग होता है। तो इसको हमने समानाधिकरण कारक आप लोगों को केस वाले वीडियो में, आप लोग कल वाले वीडियो में देखना, पढ़ाया गया है। लेकिन एक बार यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं कर दूँ कि जो केस इन एपोजिशन है बेटा, जब वाक्य में दो संज्ञा एक साथ प्रयोग होती है और बाद वाली संज्ञा अपने से पहले वाली संज्ञा की पहचान बताती है या उसके बारे में कुछ बताती है, तो जो पहचान बताने वाली संज्ञा होती है वो किस कारक में होती है? वो समानाधिकरण कारक में होती है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, उसके पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है। किरण माई डॉटर गॉट ए प्राइज़, किरण मेरी पुत्री ने एक उपहार पाया। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं माई डॉटर शब्द ना, ये आप जो माई डॉटर वाला शब्द देख रहे हैं, ये माई डॉटर क्या है? माई डॉटर आपका किरण कौन है? तो किरण मेरी पुत्री है। यानी माई डॉटर शब्द किरण के परिचय को बता रहा है, इसलिए माई डॉटर आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये केस इन एपोजिशन में है और नाउन भी है। दूसरा देखिए, सुधीर माई फ्रेंड प्लेज वेल, सुधीर मेरा मित्र अच्छा खेलता है। तो ये जो माई फ्रेंड शब्द है बेटा, ये माई फ्रेंड नाउन भी है और सुधीर का परिचय बता रहा है, तो इसलिए ये क्या है? ये आपका है केस इन एपोजिशन में है। हाँ, ये आपका केस इन पोजीशन में है। अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है? अगली स्लाइड है कि अब यहाँ से देखिए, ये हमने आप लोगों को बताया कि समस्त मतलब नाउन को कितने रूपों में प्रयोग कर सकते हैं? 5 रूप में। और उसके बाद हम लोगों ने रिकैप देखा कि अभी तक हम लोगों ने ग्रामर में, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जो बहुत सारे विकल्प रखते हैं, 3-4 विकल्पों को रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए प्रश्न क्या है, आपको बताना है। अगर आप चारों वीडियोस पढ़े हैं इसके पहले वाले, तो आप बहुत बेहतर बता ले जाएंगे और आप उसका जवाब भी सही सही दे ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना किसी विलंब किए हुए। क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रॉपर नाउन, मतलब नीचे में से कौन एक प्रॉपर नाउन है? जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा एक प्रॉपर नाउन है? ऑप्शन नंबर ए है सिटी, बी आपका है जॉन, सी है डॉग, डी है बुक। अब देखिए बुक, तो मैंने बताया था कि जो बुक है ना, ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का एक कॉमन नाउन है, क्योंकि चाहे वो मैथ की बुक हो, चाहे वो फिजिक्स की बुक हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश की बुक हो, आप किसी भी बुक को बुक कह सकते हैं। कोई स्टोरी है, नॉवेल है, पोइट्री है, कुछ भी है, तो बुक को बुक कह सकते हैं। तो बुक नहीं होगा, ये आपका कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है बेटा? ये आपका कॉमन नाउन है। डॉग की बात करें तो इसमें भी मैंने बताया था कि कुत्ता चाहे गली में घूमने वाला हो, चाहे कार में घूमने वाला हो, कुत्ता तो कुत्ता, तो सभी कुत्ते को हम लोग कुत्ता कहेंगे। तो ये भी क्या है? ये भी आपका कॉमन नाउन है। अब अगर हम बात करें जॉन की, तो जॉन किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, और जब खास व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का नाम आता है ना, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। सिटी की बात करें तो सिटी मतलब शहर, वो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, बंगाल हो, कुछ भी हो, मतलब अगर सिटी है तो हम उसको शहर कहेंगे। तो ये क्या है? ये भी कॉमन नाउन है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है प्रॉपर नाउन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, जॉन वाला ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉय आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको कंपटीशन की परीक्षाओं में, आपके होम एग्जामिनेशन में, आपके किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा में या कहीं भी ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस, मतलब दिए गए वाक्य में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा, जिसके बारे में आप जिसे देख ना सकें, आप छू ना सकें, केवल उसे महसूस कर सकें, ऐसी संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, वाक्य क्या है, हर ब्रेवरी इंस्पायर्ड एवरीवन, उसकी बहादुरी ने प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया, प्रेरित कर दिया। अब ऑप्शन है हर, दूसरा ऑप्शन है बी वाले पर ब्रेवरी, सी वाले पर है इंस्पायर्ड, डी वाले पर है एवरीवन। अब देखिए अगर मैं हर की बात करूँ ना, तो ये आप लोगों का बेटा क्या है, ये पॉसेसिव केस है। ये क्या है, पॉसेसिव केस है। ये आप लोगों का जो हर है ये आपका पॉसेसिव केस है। क्या है, पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस है बेटा। तो जो पॉसेसिव केस होता है ना, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। ब्रेवरी की बात करें तो यही हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी ही क्या है, ब्रेवरी की बात करें तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों का कि इंस्पायर्ड क्या है, तो इंस्पायर्ड आपका वर्ब है। इंस्पायर्ड क्या है, वर्ब है। एवरीवन क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। एवरीवन क्या है, तो ये आपका प्रोनाउन है। हमसे पूछा गया है कि इसमें आपको बताना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा ऑप्शन था, ब्रेवरी, यानी बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से सही जवाब होगा। बी फॉर बॉय या बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर आप इन प्रश्नों को हल कर ले जा रहे हैं तो। यहाँ पर आपसे कह रहा है चूज़ द कलेक्टिव नाउन। आपको क्या करना है, कलेक्टिव नाउन बताना है। यहाँ पर कह रहा है फ्लॉक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कह रहा है राइस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हैप्पीनेस, चौथा कह रहा है टीचर। तो देखिए टीचर हो चाहे लेडीज़ टीचर हो चाहे जेंट्स टीचर हो, सबको आप टीचर कहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, ये आपका कॉमन नाउन है। हैप्पीनेस की बात करें, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, एक प्रकार का भाव है, गुण है। तो ये क्या है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, हाँ ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात हम करें राइस की, राइस मतलब चावल, इससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। तो ये क्या है, ये आपका है बेटा पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन है। ये क्या है, ये आपका मटेरियल नाउन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अब एक ही बच रहा है फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है झुंड यानी कि समूह। और जहाँ पर समूह या झुंड की बात आए ना, वो क्या है, वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन। आपको इसमें से मटेरियल नाउन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर, बी है काइंडनेस, सी है ऑनेस्टी, डी है आर्मी। आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन है। आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ऑनेस्टी की बात करें, आर्मी मतलब सेना होता है जो सैनिकों का समूह। ऑनेस्टी की बात करें, ईमानदारी है, एक प्रकार का गुण है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस की बात करें, दयालुता, ये भी आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर एक पदार्थ है जिसका अर्थ होता है चांदी, और ये एक धातु है। तो ये क्या है, ये आपका पदार्थवाचक संज्ञा होगा। ये बेटा आप लोगों का पदार्थवाचक संज्ञा होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की सीरीज पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आप इसे कर ले गए ना, तो आप समझ लीजिए कि आप पूरा नाउन जान चुके हैं। नाउन वाले पार्ट में फिर आपको कोई समस्या नहीं है। इसलिए समस्त पूरे वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, MCQ है। अब यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है पिक द करेक्ट काउंटेबल नाउन। क्या करना है, आपको यहाँ पर करेक्ट काउंटेबल नाउन बताना है कि सही सही काउंटेबल नाउन है कौन सा। ऑप्शन नंबर ए है वाटर, बी है शुगर, सी है एप्पल और डी है गोल्ड। तो देखिए वाटर, क्या आप पानी को गिनकर कहीं से लेते हैं या देते हैं, नहीं लेते देते। आप पानी के लिए सीधे कहते हैं 1 लीटर 2 लीटर, यानी ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर की बात करें चीनी, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। एप्पल की बात करें, एप्पल सेब आप गिन सकते हैं 1 दर्जन 2 दर्जन 2 4 6, इस तरीके से आप सेब को काउंट कर सकते हैं। तो सेब आपका क्या है, सेब आपका है काउंटेबल नाउन। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आपका अनकाउंटेबल नाउन ही है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा शुगर, सॉरी एप्पल। क्या होगा बेटा, एप्पल हमारा सही जवाब होगा, यानी सी फॉर कोलकाता इज़ द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है? तो यहाँ पर है कि एप्पल। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, छठवें प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बेटा, आप लोग इसे ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलेंगे। हिंदी की क्लासेस भी आपको जल्दी ही शुरू की जाएंगी, इंग्लिश की क्लास आपकी चल ही रही है, और आप लोगों को एसएसटी के भी क्लास कुछ उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब जनरल नॉलेज के, जीके जीएस के। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, आपको उसे पहचानना है। इसके पहले वाले में आप लोगों से काउंटेबल नाउन का पूछा गया था, काउंटेबल नाउन, और आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। तो बेटा आपसे कह रहा है ना, जैसे ऑप्शन क्या दे रहा है, एक है चेयर, दूसरा है मिल्क, तीसरा है बॉय, चौथा है पेन। पेन की बात करें, पेन को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका काउंटेबल नाउन है। बॉय की बात करें, लड़कों को भी गिना जा सकता है, ये भी काउंटेबल नाउन है। मिल्क आप नहीं काउंट कर सकते, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। चेयर आप काउंट कर सकते हैं, ये आपका काउंटेबल नाउन है। हमसे क्या पूछा गया, अनकाउंटेबल, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, मिल्क होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपका सही जवाब है। आपका सही जवाब क्या है, तो आपका सही जवाब है मिल्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न पर क्या है। अगले प्रश्न पर आप लोग देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ दीज इज ए कॉमन नाउन, मतलब इनमें से कौन एक आपका कॉमन नाउन है। अब यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, लंदन, एलिफेंट, दिसंबर, जेम्स। तो जेम्स क्या है, जेम्स एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। दिसंबर एक प्रॉपर मंथ का नाम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। लंदन भी आपका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये इंग्लैंड के एक मुख्य शहर का नाम है। अब बात करें एलिफेंट, तो एलिफेंट आप किसी भी एलिफेंट को एलिफेंट कहेंगे, किसी भी हाथी को हाथी कहेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या निकल कर के आया, बी। कॉमन नाउन मतलब होता है कि जो किसी भी नाम, मतलब उस संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला नाउन होता है। जो संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला नाउन होता है, वो क्या होता है, वो आपका कॉमन नाउन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलें, प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 आप लोगों से कह रहा है, फाइंड द नाउन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आपको नाउन तलाशना है। क्या करना है, नाउन तलाशना है। एक ऑप्शन है, द कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, मतलब कार बाहर की ओर पार्क की गई है, खड़ी की गई है। ऑप्शन नंबर ए है कार, बी है पार्क्ड, सी है आउटसाइड, और डी है इज। ये 4 हैं। अब ऑप्शन नंबर ए पर अगर देखें तो कार है, इज देखिए क्या है, इज आपका वर्ब है बेटा, इज क्या है, तो इज आप लोगों का वर्ब है। अगर हम आउटसाइड की बात करें ना, तो आउटसाइड क्या है, ये स्थान का बोध करा रहा है, ये आप लोगों का एडवर्ब है। क्या है, ये आपका एडवर्ब है। और अगर हम बात करें पार्क्ड का, तो ये कार्य का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है, ये आपका वर्ब है। और कार की बात करें तो कार एक वस्तु का नाम है, एक वाहन का नाम है, इसलिए कार आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ए फॉर आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोगों का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कार वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा है आप लोग इसका जवाब खटाखट दे रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में भी आप इसका जवाब बताते रहिए प्रश्नों का। जब आप लोगों का लाइव चल रहा है, तो आप लोग प्रीमायर पे चल रहा है, आप लोग इस पर ज़रूर बताएं कि कमेंट सेक्शन में इसका जवाब क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ दीज इज़ ए कंपाउंड नाउन। इनमें से कौन एक आपका संयुक्त संज्ञा है। संयुक्त संज्ञा मतलब जो दो संज्ञाओं से मिलकर बनता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी है वॉक, ऑप्शन नंबर सी है एंग्री, ऑप्शन नंबर डी है टीचर। तो अगर हम बात करें टीचर की, तो ये आप लोगों का बेटा क्या है, कॉमन नाउन है। और अगर टीचर को आप तोड़ना चाहेंगे ना, संधि विच्छेद इसमें करना चाहेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। एंग्री की बात करें तो ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है।
क्योंकि एंग्री शब्द से विशेषता बता रहा है। एंग्री का मतलब होता है क्रोध, वाक मतलब होता है घूमना, तो ये क्या है, वाक आप लोगों का वर्ब है। और अगर बात करें सनलाइट की ना, तो सनलाइट आपका, आप लोगों का यही सही जवाब होगा। मतलब ये आपका कंपाउंड नाउन है। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो है सन और दूसरा है लाइट। सन और लाइट दो शब्दों से मिलकर बना, इसलिए ये आपका क्या है, ये ए वाला ऑप्शन आप लोगों का सही जवाब होगा। ए वाला ऑप्शन आप लोगों का सही जवाब होगा, सनलाइट। अब देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको कंपटीशन में भी मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको स्कूल में भी मिलेंगे। तो देखते हैं अगला क्या है, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। आपको चाइल्ड यानी बच्चे का प्लूरल फॉर्म बताना है, बहुवचन रूप बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है चाइल्डेस, ऑप्शन नंबर सी है चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी है चिल्ड्रेन। तो इसमें से कौन सा जवाब होगा? अगर आप लोगों ने नंबर वाला वीडियो पढ़ा है ना, तो आपको यहाँ पर जवाब आपका गलत नहीं होगा। तो चाइल्ड का बेटा प्लूरल नंबर होता है चिल्ड्रेन। क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गूज। मतलब गूज का बहुवचन क्या है? गूज का बहुवचन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है गूज, ऑप्शन नंबर 2 है गूजेज, ऑप्शन नंबर 3 है गीज, ऑप्शन नंबर 4 है डी है मतलब गीजेज। गूज का मतलब क्या होता है? गूज का मतलब होता है हंस। और ये मैंने आप लोगों को सीधे सीधे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि गूज का क्या होता है, गूज का गीज हो जाता है। क्या होता है बेटा गूज का प्लूरल? तो गूज का प्लूरल हो जाता है गीज। मतलब ऑप्शन नंबर सी फॉर कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसमें गूज का गीज होगा, इसमें ना तो ईएस लगेगा ना ही यस लगेगा, जबकि ये आपके क्या है, ये ऐसा शब्द है कि जिसके बीच के लेटर्स को चेंज करके बनाया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो की ओर। अगला वीडियो हमारा क्या कह रहा है, मतलब अगला स्लाइड क्या कह रहा है, सॉरी स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड पर अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सिंगुलर नंबर। क्या करना है? सिंगुलर फॉर्म आपको बताना है कि सही एक वचन रूप क्या है, कौन से नाउन का एक वचन में रूप है, कौन सा नाउन, और कौन सा नाउन बहुवचन के रूप में है। तो जो आपका सही रूप है ना, सही रूप है माइस। ऑप्शन नंबर ए है माइस, ऑप्शन नंबर बी है माउसेज, ऑप्शन नंबर सी है माउस, और ऑप्शन नंबर डी है माउस। अब देखिए इस वाले माउस की तो स्पेलिंग ही गलत है, इस वाले माउस की स्पेलिंग ही गलत है। और माइस की बात करें तो माइस मतलब होता है चूहे, माइस मतलब होता है चूहे। अगर हम बात करें माउसेज की तो माउसेज गलत है, माउसेज रूप ही नहीं होता है, माउस होता है या तो फिर माइस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो बच रहा है ना, जिस पर अभी मैंने कोई मार्क नहीं किया है, कोई भी टिप्पणी नहीं की है, यही आपका सही जवाब होगा माउस। ये सिंगुलर फॉर्म हमसे पूछा गया है, तो सिंगुलर फॉर्म क्या होगा बेटा? माउस होगा। बिल्कुल आपका बहुत सही जवाब है माउस। और इसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जुड़े रहिए। वीडियो को आप अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने मित्रों के पास भी चैनल को शेयर करते रहिए। यकीन मानिए ना, आप जब पूरा ग्रामर इस चैनल से पढ़ करके मतलब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कहीं बेहतर जगह पर अपना समय और डाटा खर्च किया है। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। यहाँ पर हमसे बेटा क्या पूछ रहा है? यहाँ पर हमसे ऑक्स का प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है, मतलब बहुवचन रूप पूछ रहा है। तो बहुवचन रूप ऑप्शन क्या है? ऑक्सेज है, ऑक्स है, ऑक्सन है, ऑक्सेंस है। देखिए मैंने बताया था दूसरा रूल, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि यदि शब्द के अंत में एक्स हो तो उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं।
तो क्या इसमें ऑक्सेस सही होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा। इसमें मैंने आपको एक अपवाद भी बताया था, 3 शब्द, और उसमें एक आपका अपवाद की श्रेणी में ये भी था, इसका प्लूरल होता है ऑक्सन। मैंने उसी समय कहा था कि आप लोग अपवाद को ज़रूर देखते रहें, अपवाद को ज़रूर याद रखें। अगर आप अपवाद नहीं याद रखेंगे तो फिर आपका गलत होगा। अब हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि पिक द करेक्ट प्लूरल ऑफ टोमेटो। टोमेटो का सही बहुवचन रूप बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो टोमेटो का सही बहुवचन रूप बताना है ना, उसमें देखिए टोमेटोज़, टोमेटोज़, टोमेटोस और टोमेटोज़, इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है? तो आप लोग थोड़ा सा अगर याद करिए, तो मैंने दूसरे नियम में ही बताया था कि यदि शब्द के अंत में ओ है, मतलब सिंगल हो, तो उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए ई एस आपको मिल रहा है बी वाले ऑप्शन पर, मतलब बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी वाला आंसर जवाब दिए हैं या आप लोग बता रहे हैं ना, वो एकदम से आपका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने बी सोचा है, बी को बताया है, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप लोग अगले प्रश्न की ओर चलिए। और बेटा इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। प्रश्नों की भी और ग्रामर की श्रृंखला भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है। चलिए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगुलर नाउन। नीचे में से कौन सा एक सिंगुलर नाउन है, मतलब एक वचन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कीज, ऑप्शन नंबर बी है शूज़, ऑप्शन नंबर सी है बुक, ऑप्शन नंबर डी है बेबीज़। तो देखिए कीज का सिंगुलर होता है की, कीज का सिंगुलर होता है की, शूज़ का सिंगुलर होता है शू और शू होता है, और बेबीज़ का सिंगुलर होता है बेबी। बेबीज़ का सिंगुलर क्या होता है? बेबी। तो इसमें जो आप बुक देख रहे हैं ना, बुक आपका सिंगुलर फॉर्म में है, बाकी ये सभी आपके प्लूरल फॉर्म में हैं। बाकी ये सब आपके प्लूरल फॉर्म में हैं, केवल बुक आपका सिंगुलर फॉर्म में है। अब चलते हैं बेटा, 15 प्रश्न हम लोगों के हो चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूँ, पूरा फ्री ऑफ कास्ट आपको एक ही प्लेटफार्म पर ग्रामर के सभी टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हिंदी के भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, कम्पिटिटिव लेवल के भी और आपके एकेडमिक लेवल के भी आप लोगों का। तो इसलिए अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म। यहाँ से देखिए नंबर ख़त्म हुआ, जेंडर के क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज़ द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ एक्टर। एक्टर का प्लूरल क्या होता है? नो सॉरी, फेमिनाइन फॉर्म मतलब एक्टर मतलब होता है नायक, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है एक्ट्रेस, बी है एक्टर, सी है एक्टोरेस और डी है एक्ट्रेसेस। आपको याद होना चाहिए, मैंने टाइगर बताया था, पोएट बताया था, लायन बताया था, एक्टर बताया था, नायिका का होता है एक्ट्रेस। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका ना बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने ए के अतिरिक्त कोई भी ऑप्शन और सोचा है तो वो आपका गलत जवाब होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर इन प्रश्नों के उत्तर बताइए और लिखते रहिए। हाँ, जब तक प्रीमायर चल रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर को छापते रहिए खटाखट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज़ द मैस्कुलिन जेंडर। क्या कह रहा है? कि चूज़ द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ ब्राइड। ब्राइड मतलब होता क्या है? ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। ब्राइड मतलब क्या होता है? तो ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। अब हमें बताना किसकी अंग्रेजी है? हमें बताना है दूल्हा की। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, हमें बताना है दूल्हा की। तो क्या केवल ग्रूम होता है, या ब्राइड ग्रूम होता है, या हस्बैंड होता है, या मैन होता है? क्या होता है? तो देखिए जब हम लोग से पूछा जाता है तो यहाँ पर दूल्हे की अंग्रेजी क्या होती है? ब्राइड ग्रूम। दूल्हे की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? ब्राइड ग्रूम होती है। अगर ब्राइड आपको दिया गया है ना तो उसका ब्राइड ग्रूम होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ग्रूम भी दिया गया है। ग्रूम कब होता? ग्रूम तब होता जब आपका ऑप्शन ब्राइड ग्रूम ना होता। ऑप्शन नंबर आपका इसमें अगर ब्राइड ग्रूम पड़ा हुआ है तो ऑप्शन आपका ब्राइड ग्रूम ही होगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 की ओर हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर। क्या करना है बेटा? आपको न्यूटर जेंडर बताना है।
कि इसमें से न्यूटर जेंडर कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डॉग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टेबल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्वीन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लायन। तो आप जानते हैं डॉग मतलब होता है कुत्ता, और डॉग यानी कि ये क्या है, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन है रानी, रानी आपका फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। और अगर हम लायन की बात करें तो लायन मतलब होता है शेर, ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर है। और जो टेबल है ना, टेबल आपका न्यूटर जेंडर में है, क्योंकि निर्जीव वस्तु है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है वीडियोस, तो अभी इस क्लास के समाप्त होने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपको वहां से मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनाइन। मतलब नीचे जो दिया गया है ना, इसमें से कौन सा फेमिनाइन जेंडर है, मतलब स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ड्यूक, बी है लायनेस, सी है किंग और डी है बॉय। मैं बता दूं ड्यूक मतलब होता है प्रशासक, यानी कि शासन करने वाला, यानी एक हिसाब से राजा ही होता है। लायनेस की बात करें तो इसका अर्थ होता है शेरनी, और अगर किंग की बात करें तो इसका अर्थ होता है राजा। और बात करें बॉय की ना, तो बॉय मतलब लड़का होता है। आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा, तो सही जवाब आपका होगा लायनेस। क्या होगा बेटा, सही जवाब आपका होगा लायनेस। हाँ, लायनेस जो बच्चे बता रहे हैं, लायनेस मतलब होता है शेरनी। हमसे पूछा भी गया है फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, तो सही जवाब लायनेस होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 आपका कह रहा है कि पिक द कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग, यानी कि जो स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराए, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी है क्वीन, ऑप्शन नंबर सी है मदर, ऑप्शन नंबर डी है बुल। तो अब अगर हम बात करें बेटा, तो डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, चिकित्सक। अब देखिए महिला डॉक्टर भी हो सकती है, पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है। क्वीन मतलब रानी, तो कोई पुरुष रानी तो होगा नहीं। मदर की बात करें माँ, तो ये भी कोई पुरुष नहीं होगा, पुरुष तो भैया पापा होते हैं। और बुल की बात करें तो बुल मतलब बैल यानी सांड, ये भी क्या होता है, ये भी पुल्लिंग होता है। तो इसमें हमसे पूछा है कॉमन जेंडर डॉक्टर। अब ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर आपका सही जवाब होगा, उभयलिंग होगा यही, यानी कॉमन जेंडर में होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न नंबर 21 यानी 21 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ हैन। हैन का मैस्कुलिन फॉर्म क्या है, मैस्कुलिन फॉर्म मतलब पुल्लिंग रूप क्या है, हैन का पुल्लिंग रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रूस्टर, दूसरा है कॉक, तीसरा है डक और चौथा है गूज। तो गूज मतलब हंस, डक माने बतख, कॉक माने मुर्गा, और हमसे क्या पूछा है हैन का, तो हैन का क्या हो जाएगा, हैन का हो जाएगा कॉक यानी मुर्गा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा बी। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि प्रश्नों की सीरीज़ कैसी रही और आप लोगों का ये कैसे प्रश्न रहे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 हमसे 22 कह रहा है। अब देखिए यहाँ से आपके हमने पहले क्या कराया, नाउन का, नाउन वाले के उसको कराया हमने प्रश्नों को, फिर हम आपके सामने लेकर के आए नंबर का प्रश्न, फिर हम आपके सामने लेकर के आए जेंडर का प्रश्न। अब जेंडर के बाद में केस का प्रश्न है, तो केस का प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई द नॉमिनेटिव केस। आइडेंटिफाई द नॉमिनेटिव केस मतलब आपको नॉमिनेटिव केस का उत्तर देना है, नॉमिनेटिव केस को आपको पहचानना है। नॉमिनेटिव केस मतलब होता है बेटा कर्ता कारक, क्या होता है, कर्ता कारक होता है। अच्छा, कर्ता कारक आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए देखते हैं। नाउन का बताना है, द बॉय इज़ प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। आई गेव हर ए बुक, मैंने उसे एक किताब दिया। द कार इज़
कार्स इंजन स्टॉप्ड, कार का मशीन मतलब इंजन रुक गया। सी स्पोक टू हिम, वह उससे बोलती है। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि नॉमिनेटिव केस किस में है, तो भैया द बॉय इज प्लेइंग नाउन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर नाउन कर्ता कारक में होगा ना वहीं पर तो हम बताएंगे। मतलब लड़का खेल रहा है तो खेलने का काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा, द बॉय हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें तो बुक जो है ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव केस में है। कार्स इंजन ये आपका पॉजिटिव केस में है और इसमें कोई नाउन है ही नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है Which sentence contains an object in the accusative case। मतलब एक्यूसेटिव केस मतलब कि कर्म कारक के रूप में किस ऑब्जेक्ट मतलब किस वाक्य में कर्म है। तो बेटा देखिए पहला ऑप्शन आपका है सी सिंग्स, वह गाती है। क्या इसमें कोई कर्म है, क्या इसमें कोई कर्म है, तो नहीं है। ही प्लेज द गिटार, वह गिटार बजाता है। इसमें अभी आपको द गिटार कर्म मिल रहा है। लेकिन आप और ऑप्शन देख लीजिए, दे रन फास्ट, वे तेज़ दौड़ते हैं। क्या इसमें कोई कर्म है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिल रहा है, ही प्लेज गिटार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब होगा। आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और आपको यहाँ से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर हमसे क्या कह रहा है, पिक द सेंटेंस विद ए पॉजिटिव केस। मतलब आपको एक ऐसे वाक्य को तलाशना है जिसमें जो नाउन आपका पॉजिटिव केस में हो। पॉजिटिव केस मतलब संबंध कारक, जहाँ पर आपको का की के का चिन्ह मिलने लगे वो आपका क्या है, वो आपका पॉजिटिव केस है। जैसे यहाँ कह रहे हैं द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, तो क्या इसमें ऐसा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जॉन्स बुक इज़ ऑन द टेबल, जॉन की किताब मेज पर है। देखिए अभी हम इसको कंसर्निंग में रखेंगे। फिर है दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं, इसमें भी कोई संबंध कारक नहीं है। फिर आई सा हर, मैंने उसे देखा, इसमें भी नहीं है। तो जो हमने कंसर्निंग के लिए छोड़ा था ना कि द जॉन्स बुक इज़ ऑन द टेबल, यही आपका सही जवाब होगा। इसी में आपका संबंध कारक है। जॉन की किताब, मतलब किताब के ऊपर जॉन का अधिकार हो रहा है, जो मैंने केस में बताया था एपोस्ट्रॉफी वाला रूल, ये वही है आपका पॉजिटिव केस के अंतर्गत। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले वीडियो पर, मतलब अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या है, अगले क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। नीचे में से कौन सा कर्म कारक में है, मतलब किसमें कर्म का प्रयोग हुआ है। अब ऑप्शन नंबर ए है ही रन्स, मतलब वह दौड़ता है। बी कह रहा है सी इज काइंड, वह दयालु है। सी कह रहा है आई मेट देम, मैं उनसे मिला। और डी कह रहा है कि द कैट स्लीप्स, बिल्ली सोती है। तो भैया सी इज यहाँ पर देखिए आई मेट देम जो है मैं उनसे मिला, इसी में तो आपका ऑब्जेक्ट है। बाकी रन्स वाले में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सी इज काइंड, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें कॉम्प्लीमेंट है काइंड शब्द। और द कैट स्लीप्स, बिल्ली सोती है, इसमें भी आपका कोई भी वर्ड नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ तक देख चुके। आप लोग और प्रश्न देखिए। और प्रश्न क्या है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें अगला प्रश्न हमारा आया है चूज द सेंटेंस विद ये ओकेटिव केस। क्या करना है, ओकेटिव केस। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओकेटिव केस होता है ना, यानी संबोधन कारक होता है, उसमें पहली चीज़ तो संबोधन का चिन्ह लगता है और दूसरी चीज़ क्या होती है, उसके पहले कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ कह रहा है हेलो जॉन्स, दूसरा मतलब जॉन सुनिए। दूसरा कह रहा है ही इज़ दियर, वह ही इज़ हियर मतलब वह यहाँ है। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। अब अगर हम बात करें बेटा तो इसमें किसी को बुलाया जा रहा है, मतलब संबोधित किया जा रहा है, वो कौन सा है, वो है जॉन। हेलो जॉन, यही आपका क्या है, यही आपका ओकेटिव केस में है, संबोधन कारक में है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है, आप लोग इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलिए और वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न क्या है बेटा,
अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द पजेसिव प्रोनाउन। देखिए आपको यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन बताना है। मैंने आप लोगों को प्रोनाउन में भी केस बताया था कि प्रोनाउन में कैसे कैसे केस प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ही, बी है माइन, सी है देम और डी है अस। तो ही की बात करें तो ही आपका नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है। अस की बात करें ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक में है। अगर हम देम की बात करें तो ये भी दे का ऑब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन माइन जो है ना ये आई का पजेसिव केस है। ये क्या है? आई का पजेसिव केस है। तो इसलिए आपका यहाँ पर माइन क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने और क्या देखा? तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारा संज्ञा का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो 28 नंबर पर कह रहा है, 28 नंबर पर, इन हुइच सेंटेंस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेक्टली यूज्ड। किस वाक्य में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही रूप से प्रयोग किया गया है? तो देखिए ऑब्जेक्ट जो आपका होता है बेटा, ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका होता है डायरेक्ट, एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब किसी एक ही वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट होंगे ना, तो उसमें एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा, और जो निर्जीव होगा वही आपका, जो निर्जीव होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो सजीव होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पास में रखा जाता है। अब यहाँ देखिए हमसे क्या कह रहा है, सी गेव मी ए गिफ्ट। इसमें देखिए मी और ए गिफ्ट दो ऑब्जेक्ट हैं। मी सजीव है, ए गिफ्ट निर्जीव है। आई लाइक एप्पल्स, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ही रैन फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। दे आर कमिंग, वह आ रहे हैं, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहे हैं? पहले वाक्य में मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 29 नंबर की ओर। 29 नंबर प्रश्न पर क्या है? हुईच ऑफ दीज सेंटेंस हैज़ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन वाक्यों में से किसमें एक प्रत्यक्ष कर्म है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है सी स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सोती है। तो वह जल्दी सोती है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, इसमें ऑब्जेक्ट ए लेटर है। इसमें बात करें आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो हैप्पी शब्द आपका कॉम्प्लीमेंट है। और दे आर हियर, वह यहाँ पर हैं, तो इसमें भी आपका एक कॉम्प्लीमेंट है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है? केवल ही रोट ए लेटर वाले में। तो बी वाला ऑप्शन जो आपका सही है ना, बी वाला यही आपका सही है, क्योंकि इसी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब हम बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 30 नंबर का प्रश्न क्या है? 30 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र की प्रशंसा की। हमको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें सही है, मतलब किस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। अब ऑप्शन है ए पर है कि द टीचर, बी नंबर पर है प्रेज्ड, सी नंबर पर है द स्टूडेंट, और डी नंबर पर है नन। देखिए जो द टीचर है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? तो ये आपका सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें प्रेज्ड की, तो ये आप लोगों का वर्ब है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द स्टूडेंट है। द स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यही हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए बेटा, हम लोगों ने इस सेशन में अपने नाउन वाले टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। नाउन वाले टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त करने का मतलब कि हमने नाउन भी पढ़ा, नंबर भी पढ़ा, जेंडर भी पढ़ा, केस भी पढ़ा, और उसके बाद में हम लोगों ने यूजेस पढ़ा नाउन का, और उसके साथ ही हम लोग नाउन के एक महत्वपूर्ण
नाउन से संबंधित जो भी टॉपिक थे उनसे, उसमें मतलब जो सब टॉपिक थे, उप टाइटल थे, उन सब से संबंधित हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला की है, 30 क्वेश्चंस की। अब इसके बाद में ये हम लोगों का वीडियो होता है, मतलब नाउन वाला जो टॉपिक है, नाउन वाला टॉपिक हम लोगों का अब समाप्त होता है। तो बेटा आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मतलब कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप लोग अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर कीजिए। देखिए आपसे एक, जैसे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो बेटा आपका इतना थोड़ा सा दायित्व बनता है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो आप लोगों का प्रतिक्रिया होता है ना, वो हमें एक बहुत विशेष ऊर्जा दिए रहता है। मेरा प्रयास है आपका साथ होगा तो आप बेहतर करके आएंगे। बोर्ड पेपर में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मेरा दावा है आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में अगले सेशन में हम लोग प्रोनाउन वाली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।